Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. Today we are going to finish our chapter from class 9 of SST, that is the constitutional design, and this is the second video lecture of this chapter. So the topics that we are going to discuss in this video, first one, do we need a constitution, है ना, why we need a constitution, the first topic that we are going to read in this topic in this video. Second topic is making of Indian constitution, the path of constitution, the constituent assembly, making of the making of constitution of India, preamble of Indian constitution. So these are the topic that we are going to cover in this video. So the need of a constitution, this is our first topic of this video. After the War of Independence against the Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved the democratic constitution. Since then, it became a practice in all democracies to have a written constitution. ठीक है, तो जब वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, ठीक है, तो जब अमेरिका गॉट फ्रीडम, व्हेन अमेरिका गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन, मतलब जब अमेरिका को इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी, है ना, तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था. इसी तरीके से फ्रेंच पीपल ने भी अपना एक अप्रूव्ड रिवॉल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद, है ना, जब उनको राजशाही से क्या कहते हैं मुक्ति मिली थी, है ना, तो उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था ना. तो उसी के बाद से ये एक प्रैक्टिस बन गई है ना, कि सभी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पास अब डेमोक्रेसीज़ हैं, है ना, उन सब के पास अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना. एवरी कंट्री ड्राफ्ट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. हर कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ड्राफ्ट करती है, मीन्स खुद ही मेक करती है, खुद ही बनाती है ना, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं, उसकी ज़रूरत, उसका ऑब्जेक्टिव हर कंट्री का क्या होता है, अलग होता है ना. जिसके जोग्राफिकल फीचर्स अलग होते हैं, पॉलिटिकल फीचर, है ना, सोशल फीचर अलग होते हैं. तो इसी वजह से हर कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग फ्रेम करती है ना. ड्राफ्ट का मतलब हुआ फ्रेम करना. A constitution of a nation is the set of a written law accepted by the people living together in a country. So that is a constitution. So here we have a one more definition. तो constitution किसी भी राष्ट्र का, किसी भी नेशन का क्या होता है, ये set of written rules या laws होते हैं जिसको लोगों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है ना, मतलब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया होता है ना, और वो सारे लोग जो किसी कंट्री में एक साथ रह रहे होते हैं, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो एक और डेफिनेशन रही कॉन्स्टिट्यूशन की. सो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन या डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, है ना. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा, है ना, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होगा, है ना, हमारी जुडिशरी पे ट्रस्ट होगा, हमारे एग्जीक्यूटिव पे ट्रस्ट होगा कि ये उन्हीं लॉ पर काम कर रही हैं जो लॉ बने हुए हैं और लोगों ने अप्रूव्ड किए हुए हैं, है ना. इस स्पेसिफाई हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना, और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बना होना चाहिए, कैसे पावर का डिवीज़न होना चाहिए. तो सारी बातें जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं वो सब किस में मेंशन होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं, जिसको लोगों द्वारा स्वीकृति होती है ना, क्योंकि लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना. बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक, वन मोर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयर, इट लेड डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. गवर्नमेंट की जो पावर है उसकी लिमिटेशन जो तय होती है वो किससे होती है, एक डेमोक्रेसी, ये मतलब कि एक डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होती है. इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. ठीक है ना, लोगों की जो आशाएं होती हैं, जो एस्पायरेशन होती हैं, जो डिज़ायर होती हैं, इच्छाएं होती हैं ना, है ना, कि हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी है ना, हमारा देश सबसे अच्छा होना चाहिए. तो वो सारी एस्पायरेशंस, वो सारे जो आइडियल्स होते हैं वो कहाँ पर हम देख सकते हैं, उनको कहाँ पूरा कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी, है ना, भारतीय जो संविधान है ना, उसके बारे में बात करेंगे, है ना. वो स्थितियाँ जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हमारा, है ना, वो चीज़ें अब हम यहाँ पे देखेंगे. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट अ ईजी अफेयर, है ना.
तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाना किसी ऐसी कंट्री के लिए जो बहुत बड़ी कंट्री हो, है ना, और उसमें बहुत सारी भिन्नता हो यानी कि डाइवर्सिटी हो, है ना, कोई भी इजी टास्क नहीं था, है ना। तो वो सारी अब हम सिचुएशंस देखेंगे जिसके अंडर, है ना, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्रॉ किया, मतलब कि भारत के जो संविधान था उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि वैसे कि भारत बहुत बड़ी कंट्री है ना, और दूसरी बात यह है कि इसकी जो सामाजिक भिन्नता है ना, वो काफ़ी कंट्रियों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स हमें, कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमें अपने देश में अलग अलग संस्कृतियों के साथ देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस of subject to that of a citizen. ठीक है, the country was born through a partition on the basis of religious differences. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in the partition related violence. ठीक है ना, तो हम वो स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, तो द पीपल ऑफ इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ अ सिटीजन, है ना। तो ये वो समय था जब लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जा रहा था। ठीक है, नागरिकता दी जा रही थी सिटीजन के, मतलब कि वो हमारे देश के सिटीजन है ना, सब्जेक्ट टू सिटीजन। आगे, द कंट्री, ये कंट्री का जन्म तब हुआ था, है ना, जब धर्म के आधार पर, है ना, कंट्री का बंटवारा यानी कि पार्टीशन कर दिया गया था, है ना। करीबन 10 लाख लोग मार दिए गए थे बॉर्डर के दोनों तरफ। ठीक है, और ये वॉयलेंस जो हुआ था वो क्या कहते हैं, रिलीजियस बेस्ड वॉयलेंस था, है ना, धार्मिक धर्म की वजह से ये वॉयलेंस यानी कि संहार हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या परिस्थिति रही। सो द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट to the rules of princely state to decide whether they wanted to merge with India or with the Pakistan or remain independent. The merge of these princely states was difficult and uncertain task. ठीक है, देखिए अब सबसे बड़ी चुनौती जो इंडिया के सामने रही वो ये रही कि जब ब्रिटिश क्या कहते हैं इंडिया को छोड़ के गए थे, है ना, तो अलग अलग जो प्रांतें थी, है ना, अलग अलग प्रोविंसेस थी, है ना, वो सारी जो प्रोविंसेस थी वहाँ पर प्रिंस का अधिकार हुआ करता था, वहाँ के राजा का अधिकार हुआ करता था, है ना, तो उनको हम प्रिंसली स्टेट कहेंगे यहाँ पर। तो जो प्रिंसली स्टेट थी, है ना, उनके ऊपर उन्होंने डिसीजन छोड़ दिया था कि अगर आप चाहें तो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं अपनी स्टेट को लेके, चाहें तो आप पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, है ना। ये ब्रिटिशर्स ने कहा था जब वो इंडिया को छोड़ के गए थे, तो वो इंडिया को ऐसी एक अनसर्टेन कंडीशन पर छोड़ के गए थे कि जहाँ पर एक अखंड इंडिया, एक अखंड भारत का निर्माण होना करीबन इम्पॉसिबल ही था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने ये कहा था, ब्रिटिश ने ये कहा था कि जब वो इंडिया छोड़ के गए थे, है ना, कि जो अब जो सारे स्टेट पहले इंडिया के अधिकार में थे, इंडिया के जितने भी जो राज्य हैं अलग अलग जो पहले ब्रिटिश के अधिकार में थे, है ना, उनको अब उन्होंने मुक्त कर दिया था, आज़ाद कर दिया था, और ये कह दिया था कि अगर आप चाहें तो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं, और चाहें तो आप स्वाधीन भी रह सकते हैं यानी कि इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, है ना। तो इससे जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ चली गई, है ना। तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ होगा यहाँ पर कि कैसे इंडिया की एक सारे स्टेटों को मिलके उन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण किया और कैसे आगे कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग रिटन, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंजाइटीज़ अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता थे, निर्माण जिन्होंने किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, जो पूरी समिति थी, है ना, पूरी सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, उसके दिमाग में चिंताएं थी, है ना, प्रेजेंट को लेकर और फ्यूचर को लेकर। ठीक है, देखिए हम अपनी कंट्री के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो प्रेजेंट क्या कंडीशन है ना, और फ्यूचर में क्या कंडीशन होंगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन बातों पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आधारित होना चाहिए, है ना। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन चीज़ों पर कि फ्यूचर क्या होगा इंडिया का, है ना, इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी रियासतें, कौन कौन से राज्य आएंगे, है ना, और कौन से ऐसे राज्य होंगे जो पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे या जो अपनी स्वाधीनता क्या कहते हैं खुद ही रखेंगे अपने पास, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो चिंताएं थी वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड पर थी उस समय जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो
ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था, है ना, जो संविधान का निर्माण करना था ना, उसका रास्ता, है ना। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे निर्माण किया गया है, काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन पर रिसर्च की गई, जैसे कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहाँ देखा गया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, कनाडा के देखा गया, है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था, है ना, उसको देखा गया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया था, सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, समझा गया, है ना, और उसके बाद जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ इंडिया के लिए बेस्ट लगी, है ना, उन सारी चीज़ों को ड्रॉ किया गया वहाँ से। ठीक है, तो ये था पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आखिर जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ था वो इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई जो चीज़ें थी, जो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट रही होंगी उस समय, है ना, हमारे निर्माणकारियों ने, है ना, उन चीज़ों को वहाँ से लिया था, है ना, ये सोर्स बने थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो लेट्स जस्ट सी। So, the path of constitution, next point. Our national movement was not just a merely a struggling against the foreign rule, है ना. It was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics, है ना. तो हमारा जो आंदोलन था, है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो राष्ट्रीय मूवमेंट था हमारा, ठीक है ना, वो एक सिर्फ स्ट्रगल नहीं था, है ना, जो कि हमने फॉरेन रूल के ख़िलाफ़ किया था, है ना, ये एक ऐसी स्ट्रगल की प्रोसेस था जिसमें हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म होना था, है ना, जिसमें हमारी कंट्री को पूरा बदलना था, है ना, हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को भी पूरा हमें क्या करना था, चेंज करना था, है ना, क्योंकि आने वाला इंडिया जो है, अखंड भारत का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने जो सपना देखा था कि हमारा क्या कहते हैं, आने वाला जो भारत है उसकी शक्ल कुछ इस प्रकार से होगी, है ना, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भूमिका है वो बहुत अहम थी उस समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the familiarity with the political institution of the colonial rule also helped develop agreement over the institutional design, है ना. The experience gained by India in the working of legislative institution proved to be very useful, है ना, फॉर अ कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये था कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कॉलोनियल रूल के समय रहे थे, है ना, वो उसी प्रकार के रूल थे जो भी हम चाहते हैं ना, वो उसी प्रकार के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे जिनको हम चाहते थे, है ना, और उन्होंने हेल्प की हमारी, है ना, एक डेवलप्ड करने में, है ना, उन सारी चीज़ों को जो हमें पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हमें चाहिए था. ठीक है, जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके आज 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, है ना. तो इस प्रकार के जो 3 इंस्टीट्यूशन थे वो ब्रिटिशर्स के टाइम से, यानी कि कॉलोनियल रूल के समय से वो पहले ही स्थापित थे, तो उन चीज़ों ने पहले से ही हमारी हेल्प की आगे डेवलपमेंट के लिए, है ना. तो इस प्रकार से जो एक्सपीरियंस गेन किया था इंडिया ने, है ना, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का, वो बहुत यूज़फुल साबित हुआ हमारी कंट्री के लिए, है ना, जिसकी वजह से हम आगे चल के इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर पाए. ठीक है, सो हमारे काफ़ी सारे जो लीडर थे वो इंस्पायर थे उन आइडियल से जो उनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलते थे, है ना, या जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी ब्रिटेन में, या फिर जो अधिकार थे, जो बिल राइट्स थे यूएसए के. तो ये सारी चीज़ें थी, है ना, जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी, है ना, हमारे लीडर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी. ठीक है, सो दे इनकॉर्पोरेटेड सम गुड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दोज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. तो हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो गठित कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना की थी, है ना, उस कमेटी ने, है ना, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट जो उन्हें अच्छे लगे थे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्प्लांटेड किए. ठीक है, so the path of making constitution, point next, they also got inspiration from the constitution drafted by Motilal Nehru and 8 other Congress leader in 1928. The outline of the Indian constitution prepared by the Indian National Congress at its Karachi session in 1931. ठीक है ना,
तो उनको इस बात से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, है ना, तो उनको इस बात से भी इंस्पिरेशन मिली थी, है ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस के लीडर्स ने 1928 में ड्राफ्ट किए हैं, जिसकी सीमाएं, है ना। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन 1931 में उसकी आउटलाइंस बनी, मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है, या सारी सीमाएं हमने वहीं पर तय की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कैसे है, क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ नेताओं की तस्वीरें हैं, है ना, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी। तो मोतीलाल नेहरू जिन्होंने प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में, ना चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के थे B.R. अम्बेडकर, है ना। प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो राजेंद्र प्रसाद थे, और सरोजनी नायडू ये भी मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है ना, संवैधानिक सभा की। तो ये कुछ पर्सनैलिटी जिनका प्रभाव रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। The Constituent Assembly. The Constitution of India was framed by the Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan 1946, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस असेंबली ने फ्रेम किया था वो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, जो कि किसके द्वारा सेटअप की गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, ठीक है। द असेंबली कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स, है ना। असेंबली में 389 मेंबर्स थे जो अलग अलग क्या कहते हैं, रियासतों को रिप्रेजेंट करते थे, अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। 292 ऐसे मेंबर्स थे, है ना। 93 स्टेट्स के मेंबर थे, है ना। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के 3 मेंबर थे और बलूचिस्तान का 1 मेंबर था, है ना। तो इस हिसाब से 389 ऑल टुगेदर मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। So the Constitution Assembly, the Constituent Assembly, the Assembly held its first meeting on December 6, 1946, है ना। इस असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 6 दिसंबर 1946 में हुई थी, है ना। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स चेयरमैन, है ना। इस कमेटी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका चेयरमैन बनाया, है ना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी वो डिवाइडेड हो गई, है ना। कुछ जो मेंबर थे उसके वो पाकिस्तान की ओर चले गए और कुछ जो मेंबर थे वो इंडियन मेंबर्स थे, है ना। तो मतलब कि जब बंटवारा हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी बंटवारा यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इंडिया के मेंबर्स इंडिया में रह गए और जो लोग मेंबर पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो इस प्रकार से 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ था। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक ही थी, है ना, लेकिन वो इंडिया और पाकिस्तान के हिसाब से बट गई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और स्क्रीन पर आप कुछ मेंबर्स देख सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सो अ क्वेश्चन मे बी अराइज इन योर माइंड, है ना, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 69 ईयर एगो, ठीक है। तो एक ऐसा संविधान जो कि आज से 69 ईयर्स पहले बनाया गया था, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, हम उसको आज क्यों स्वीकार करें, है ना। तो मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all the major social groups or the political parties. In some countries the constitution exists as a mere piece of paper, ठीक है ना। अच्छा, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा है, फ्रेश तरीके से लिखा है ना, क्योंकि जो उनके बेसिक रूल्स थे, है ना, वो सभी सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस कंट्री की एक्सेप्ट नहीं किए थे। उस केस में उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं था, है ना। तो उनको एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा, एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा, ठीक है। और दूसरी तरफ कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को जस्ट एक पीस ऑफ पेपर माना जाता है ना, और उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती है ना। जिन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन को एक पेपर का टुकड़ा माना जाता है ना, जस्ट अ पेपर वर्क माना जाता है, तो नो वन एक्चुअली फॉलो इट, है ना। तो उन कंट्रीज़ में उसको कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन जो हमारी कंट्री का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है ना, वो अलग है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ठीक है। नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लिटिमेसी
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता पर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता पर आज तक किसी भी सोशल ग्रुप ने या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई सवाल नहीं उठाया है। तो इसीलिए हमें आवश्यकता नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। दूसरा, दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक प्रकार का अचीवमेंट है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि जो आज से 69 ईयर्स पहले बना था, है ना, और अभी भी, है ना, वो ठीक प्रकार से लागू हो रहा है और उस पर अभी तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बनाया है, ठीक है ना। जबकि हमारी कंट्री एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, है ना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, और प्रॉपर फॉलो होती है, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, है ना, ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करता है, मीडिया अपना रोल प्ले करती है। तो ऐसे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कमी होती यहाँ पर, ठीक है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी बड़े सामाजिक ग्रुप ने उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया होता या उंगली उठाई होती, है ना। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक जो था, है ना, उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि वो बात अलग है, समय दर, है ना, टाइम टू टाइम हम कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए अमेंडमेंट पास करते रहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, नई धाराएं लेके आता है ना, नए एक्ट पास करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो पूरे अखबार में, पूरे मीडिया में इसके बारे में छपता है ना, सबको पता होता है। तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपडेट हो जाता है, जो पहले धाराएं नहीं थी, जो पहले सेक्शंस नहीं थे, वो अब बन जाते हैं, है ना। तो ये भी एक पहलू है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। ये आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, वो कहाँ से आई थी, है ना, लोग, इंडिया के लोग ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेटिव, है ना। तो जो अलग अलग जो प्रांत थे, उनकी जो अलग अलग सभाएं थी, वहीं से उन मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, है ना। दिस एंश्योर अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल द रीजन इन द कंट्री, है ना। और संवैधानिक जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी, उसको इस हिसाब से बनाया गया था कि हमारे देश का जो भी जोग्राफिकल शेयर है, उस हर जोग्राफिकल जगह से, है ना, शेयर हो हर मेंबर का, है ना। हमारे पूरे कंट्री के अलग अलग रीजन से अलग अलग मेंबर होने चाहिए उस संवैधानिक सभा में, है ना। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, है ना। उस असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे, वो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स से थे, अलग अलग कास्ट से थे, अलग अलग क्लास के थे, अलग अलग रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन के थे, ताकि भिन्नता पूरी उस ग्रुप में आ जाए, डाइवर्सिटी आ जाए उस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, है ना। और जो संविधान है वो ऐसा बने जो सभी डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के लिए, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास और डिफरेंट रिलीजन और ऑक्यूपेशंस के लिए बिल्कुल परिपूर्ण हो, ठीक है। So, the Constitution Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. Consensual मतलब आपसी सहमति, है ना। तो जो सिस्टमेटिक, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने सिस्टमेटिक, ओपन मतलब कि सभी को जो चीज़ें दिखाई थी, है ना, जिसमें कोई सीक्रेट ना हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो, तो ऐसा, और आपसी में मिलकर, है ना, आपस में मिलकर सारी जो भी काम था कॉन्स्टिट्यूशन को गठित करने का, ड्राफ्ट करने का, वो उन्होंने साथ में किया, है ना। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल बने, है ना, और डिसाइड किए गए, है ना, जिनके ऊपर सभी पूरे संविधान का निर्माण किया गया, है ना। देन ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पास अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, है ना। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए, है ना, जिन्होंने प्रिपेयर किया एक कॉन्स्टिट्यूशन को और जिसे डिस्कस किया गया, है ना। सेवरल राउंड ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, है ना। तो काफ़ी राउंड तक, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उस पर डिस्कशन हुआ, है ना, एक एक क्लॉज पर उसके डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो इसमें जो क्लॉज है उसका मतलब होता है धाराएं, ठीक है। तो जो भी धाराएं लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक एक करके सारी डिस्कस की गई, ठीक है। मोर देन 200 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर, है ना। तो 2000 संशोधन यानी कि इम्प्रूवमेंट किए गए, है ना। एंड एवरी डॉक्यूमेंट presented and every word spoken in the constituent assembly has been recorded and preserved, है ना।
दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, है ना। तो हर वो डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिखाया गया, है ना, और हर शब्द जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया उसको रिकॉर्ड करके, है ना, और संरक्षित करके रखा गया है ना, जिसको आज भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं, है ना, और जो नेशनल आर्काइव्स में आज भी मौजूद है। ठीक है। जब वाद विवाद किया गया यानी डिबेट्स की गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, है ना, तो उन सारी डिबेट्स को रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व किया गया, संरक्षित किया गया। तो जब इन डिबेट्स को प्रिंट किया गया तो 12 बड़ी बड़ी, बल्कि का मतलब बहुत बिग वॉल्यूम्स बनी उनकी, है ना। दीज डिबेट्स वर प्रिजर्व रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली क्या है, देखिए बच्चों, जब हम मूवी देखते हैं ना, मूवी का फर्स्ट पार्ट आता है, फिर सेकंड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है। तो ऐसी जो बुक होती है, बुक का पहले फर्स्ट वॉल्यूम होता है, फिर उसका सेकंड वॉल्यूम होता है, थर्ड वॉल्यूम होता है। तो इसी प्रकार से तो जो डिबेट्स थे उसके 12 वॉल्यूम थे, है ना, 12 बड़े बड़े वॉल्यूम थे। ठीक है। हाँ, इन डिबेट्स को इसलिए प्रिजर्व करके रखा गया है क्योंकि जो भी कानून बनाए गए थे, जो भी प्रोविज़न बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी धाराएं बनाई गई थी, है ना, उनके पीछे क्या विवाद, उनके पीछे क्या लॉजिक था, क्यों वो बनाए गए, है ना। तो वो सारे वाद विवाद, वो सारा जो डिबेट्स हैं, वो सब हमने क्या करके प्रिजर्व करके रखा गया, और ताकि ये पता चल सके कि जो प्रोविज़न अमेंडमेंट जो भी किए गए थे वो क्यों किए गए थे, जो क्लॉज बनाए गए थे, जो धाराएं बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी। ठीक है। So picture that you can see on your mobile screen the Constitution of India. Bhimrao Ambedkar considered the father of the Constitution. So Dr. Bhimrao Ambedkar appointed chairman of the drafting committee. Constitution adopted on 26 November 1949 and enacted on 26 Jan 1950 when India became a republic. The Constitution reflects the best mind of the country. इट्स मेंबर रिप्रेजेंटेड मिनी इंडिया। ठीक है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था फाइनली वो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और लागू हुआ हमारा 26 नवंबर 1950 को। ठीक है। व्हेन इंडिया बिकम रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री, है ना। इट्स मेंबर रिप्रेजेंट मिनी इंडिया। ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अच्छा, इतना बड़ा और सारे चीज़ों को लेके कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, जिसमें हम अखंड भारत को देख सकते हैं ना, जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण के लोगों को, अलग अलग कल्चर के लोगों को हम देख सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें मिला कर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, है ना। और जिन लोगों ने इसको तैयार किया उसके मेंबर्स को हम लोग मिनी इंडिया बुलाते हैं, मिनी इंडिया। ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये मेकर हैं 4, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। इनके नाम भी मेंशन है। दोज हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पायरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी, है ना। तो जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, है ना, उनको ये फील हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लोगों की एस्पायरेशंस को, मतलब जो लोगों की उम्मीदें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको पूरा करता है ना, और सोसाइटी में बदलाव लेके आएगा, है ना। दे डिड नॉट सी इट एज ए स्कैर्ड, है ना, स्टैटिक्स एंड अनऑल्टरेबल, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पवित्र नहीं माना, स्कैर्ड नहीं माना, है ना, सैक्रेड नहीं माना। स्टैटिक मतलब ना चेंज होने वाला नहीं माना, एंड अनऑल्टरेबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा रहा हो, स्टैटिक्स जो रुका हुआ हो, जो थमा हुआ हो, है ना। सो दे मेड अ प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसे संविधान बनाए जिसके हिसाब से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, टाइम टू टाइम चेंज करते रह सकते हैं ना। दीज चेंजेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लीडर लाइक पंडित महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज़ अबाउट द ड्रीम्स एंड प्रॉमिस द कॉन्स्टिट्यूशन मेक फॉर द नेशन, है ना। तो जो लीडर्स हैं जैसे महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपने विचार, है ना, अपने सपने सबके सामने रखे, है ना, और इन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रॉमिस किया जो पूरे राष्ट्र को एक कर सकता है। ठीक है।
जो प्रियम्बल, जैसे हम कह रहे हैं ना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो प्रियम्बल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब है जो स्टार्टिंग गाइडलाइन होती है, जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है ना, तो जो बेसिक गाइडलाइंस है, बेसिक फिलॉसफी है किसी चीज़ की, जैसे यहाँ पे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, तो जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है जो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में दिखता है ना। तो ये क्या बताता है प्रियम्बल हमें? फिलॉसफी ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस फिलॉसफी पे बना हुआ है ना। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, ठीक है। तो जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all the citizen। तो ये एक पेज है, देखिए आप इसके बगल में एक पेज भी देख सकते हैं ना। तो ये जो पेज है यही, और इस पेज पे ये वाली लाइनें लिख रही हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यही है इंट्रोडक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो इंट्रोडक्टरी पेज है उसी को हम कहते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी, आइडियल्स बताए जाते हैं कि किस आइडियल्स पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो आप देख सकते हैं, सोवेनिटी, है ना, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सारे जो मूल्य हैं, ये सारे मूल्य आधार हमें किस पे देखते हैं? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इंट्रोडक्टरी पेज यानी कि फर्स्ट पेज पे देखते हैं, जिसे हम प्रेम्बल ऑफ द नेशन बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड सोवियन, तो जो वर्ड सोवियन दे रखा है इसका मतलब है कि जो इंडिया की अथॉरिटी है ना, वो खुद की अथॉरिटी है उसके पास, है ना। इंडिया की जो पावर है उसको चलाने की अथॉरिटी है वो खुद की इंडिया की है। कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है जो इंडिया को कंट्रोल करती हो, है ना। सोवियन का वैसे मतलब होता है सुप्रीम पावर, है ना। तो इंडिया की जो सुप्रीम पावर है ना वो उसी के लोगों के पास है, डेमोक्रेटिक पावर है, ठीक है। तो ये जो सोवियन है डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसका मतलब है, ठीक है। आर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव इन द वर्ड सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म है ना, ये सभी जातियों को एक साथ जोड़ता है ना। किसी भी जाति में ये भेदभाव नहीं करता, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये सभी को एक साथ जोड़ता है। तो ये आइडियल है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये भी प्रेम्बल में, ये इंट्रोडक्टरी जो वर्ड है हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। ये भी गाइडिंग वैल्यू है एक प्रकार से। तो कुछ और गाइडिंग वैल्यूज़ हैं जैसे डेमोक्रेटिक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये डिक्लेयर करता है कि जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें प्रजातंत्र है, ठीक है। तो ये भी एक प्रेम्बल में वर्ड दे रखा था। जस्टिस यानी कि इंसाफ, है ना। तो द जस्टिस इज सेम फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वेदर इज़ अ रिच, ही इज़ अ पुअर, है ना, ही इज़ अ मिनिस्टर, है ना, और ही इज़ एवरीवन, है ना। तो कोई भी हो, सबके लिए जो जस्टिस है वो बराबर है। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक व्यक्ति को, है ना, फंडामेंटल राइट देता है ना, किसका? लिबर्टी का, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि हमारे देश में कहीं भी स्लेवरी फॉलो नहीं होगी, है ना। आगे है हमारे, नो डिस्क्रिमिनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ अ मेल और फीमेल। तो इक्वालिटी है, समानता है। तो ये भी एक मूल्य है हमारे संविधान का, है ना, जो कि फर्स्ट पेज पे दिया है ना। अगला है फ्रेटर्निटी, यानी कि इसको हम कहते हैं भाईचारा, ब्रदरहुड। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, है ना, ये हम सब बोलते हैं इंडियन प्लेज में। तो यही है भाईचारा, ठीक है, जो एक गाइडिंग वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की।